there is an argument between luck and hard work, that is किस्मत और मेहनत। किस्मत बोलती है मैं उन्हीं को मिलती हूँ जो किस्मत वाले होते हैं, और हार्डवर्क दैट इज मेहनत इन रिटर्न रिप्लाई करते हैं कि किस्मत वाले वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। तो इससे यू कैन जज कि आर्ग्यूमेंट किसकी तरफ ज्यादा है। So there is a famous quote, luck is what happens when preparation meets opportunity, and the best way to predict your future is to make it. So today's session, I welcome you all with a beautiful greetings to Tahir Sir's Academy. आज का जो ये सेशन है हमारा, इसमें मैं मेजरली फोकस करूंगा स्ट्रीम्स पे। ओके, स्ट्रीम्स भी वो भी एकदम इलाबोरेटिव मैनर में। Like in our previous video, I have explained you in an overview कि after 10th what is to be done, what all factors are to be considered for seeking admission in whatever streams you are going to take admission in. अभी streams क्या है? 3 streams मेजरली फोकस करेंगे हम लोग, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। एक तो उनको एकदम इलाबोरेटिव मैनर में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोफेशन अचीव कर सकते हो कौन सी फील्ड से, प्लस इनके बीच में इंटरकनेक्शंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाट इज दिस इंटरकनेक्शन? जो साइंस के बच्चे होते हैं, क्योंकि साइंस अपने आप में डाइवर्सिफाइड फील्ड है, तो साइंस का बच्चा इजीली आगे जाके कॉमर्स के फील्ड में स्विच कर सकता था, इवन आर्ट्स के फील्ड में भी स्विच कर सकता था। When I talk about commerce students, commerce stream students, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं सिर्फ कॉमर्स को फॉलो करने के लिए, या कॉमर्स के बाद आर्ट्स को, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है आर्ट्स में, उनको आगे जाके एनरोल कर सकते हैं वो कोर्सेज में। और आर्ट्स वाले बेचारे तो एकदम ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गए, वो ना ही कॉमर्स में स्विच कर सकते हैं आगे जाके, ना ही साइंस में। But here in today's time, this is possible, but not in all fields. Like there are some courses in science which are very very important, and students can go for those courses. Degree courses है, it's very obvious. 11-12 जो बच्चा कॉमर्स में करता है वो वाले साइंस के कोर्स ऑप्ट कर सकता है। वो कौन से कोर्स है, आई लेट यू नो। ओके, इवन आर्ट्स वाले भी वो कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो है, इसके लिए जो पहला वीडियो है मेरा, मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी होता है। ओके, सो लेट अस फोकस टुडे ऑन साइंस बैकग्राउंड। साइंस में हम लोग 2 कंसिडरेशन करेंगे, ठीक है। एक है जनरल और एक है स्पेसिफिक, या प्रोफेशनल बोलता हूं। जनरल का मतलब क्या हो गया कि जो स्टडीज आपको एक वे नहीं, आगे जाके कुछ कोर्स करना पड़ता है जस्ट टू अचीव द वे, वो वाली स्टडीज को हम जनरल स्टडीज बोलेंगे। एग्जांपल के हिसाब से आपने 11-12 साइंस में परस्यू किया, आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीबी था या पीसीएम था या पीसीएमबी था। ओके, व्हाटएवर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक्सवाईजी यू हैड, फिर आपने डिग्री के लिए बीएससी किया। अब बीएससी क्या है? बीएससी इज बैचलर ऑफ साइंस विच इज जनरल स्टडी। वो आपको कोई एक पर्टिकुलर पाथ पे नहीं लेके जाएंगे, उसके बाद आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा जस्ट टू गेट इनटू द फील्ड। समझ में आया? बट अगर मैं बात करता हूं प्रोफेशनल कोर्सेज की, डिग्री प्रोफेशनल कोर्सेज, तो बीई हो गया, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे मालूम है बच्चे को कि वो इंजीनियरिंग ही करके निकलेगा, या बीडीएस, एमबीबीएस जो डॉक्टरेट फील्ड होता है, वो बच्चा डॉक्टरेट की कोर्सेज ही करेगा, ठीक है। तो इन सब कोर्सेज को हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज बोलेंगे। जनरल कोर्स आपको हर लेवल पे मिलेंगे। जनरल के थ्रू अगर आपको प्रोफेशनल की तरफ जाना है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, याद रखो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 10th के बाद 11-12 सब बच्चे करते हैं, 12th साइंस में बहुत बच्चे मिलेंगे आपको, लेकिन हर एक बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, हर एक बच्चा मेडिकल नहीं कर सकता। वो करने के लिए स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सेम वे डिग्री के बाद भी ऐसा होता है, जिसको और जनरल स्टडीज करना है वो और जनरल स्टडीज कर सकता है, और आगे जाके अपना देख सकता है कि किसमें इसका इंक्लिनेशन है, और वो चीज कर सकता है प्लान आउट। कुछ कुछ स्टडी स्पेसिफिक फॉर्म में जनरल वे से ही जाती है, ठीक है। तो प्रोफेशनल में हम देखते हैं क्या क्या चीज है। एक है इंजीनियरिंग, एक है मेडिकल, एक होता है प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज,
यहाँ पे समझ रहा हूँ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, सीबीएल, ठीक है। और जो जो कोर्स आते रहेंगे दिमाग में, मैं आपको लिए बताता रहूँ। ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज है, ठीक है। एक है इंजीनियरिंग, एक है मेडिकल। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज अलग होते हैं, जनरल डिग्री कोर्सेज अलग होते हैं। देन वी हैव आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसको वो वाली फील्ड में जाना है, डिफेंस वाली फील्ड में, वो है। देन वी हैव मर्चेंट नेवी, उसके अलावा बी आर्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। देन वी हैव सीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ठीक है। और फील्ड है इसमें, मेजरली फोकस जो है मैं उस पर कर रहा हूं। इंजीनियरिंग हो, प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हैं, उसका क्राइटेरिया होता है 12वीं के बाद, 12th के बाद। जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू गेट अ डिसेंट स्कोर इन 12th स्टैंडर्ड साइंस, लाइक डिसेंट स्कोर मतलब 60 की बात कर रहा हूं मैं, कहीं कहीं जगह एलिजिबिलिटी कुछ है 50 है, कहीं कहीं जगह 55 है, तो मैं एक ओवरऑल एग्रीगेट की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास एक डिसेंट स्कोर 60% रहता है, तो आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो, किसमें भी एडमिशन ले सकते हो। हाँ, उसके साथ एक आपको जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसमें भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। सो टू गिव दैट एंट्रेंस एग्जाम, इफ यू हैव 60% दैट इज अ डिसेंट स्कोर, देन यू कैन क्वालिफाई फॉर एनी ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज, उसके एंट्रेंस के लिए भी। इंजीनियरिंग करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है वो मल्टीपल होते हैं, जिसमें मेजरली बच्चे जेडबल देते हैं, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। और स्टेट वाइज अपने अपने एग्जाम होते हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करता हूं, तो महाराष्ट्र का सीईटी होता है एमएचटी सीईटी, ओके। ये इंजीनियरिंग के लिए होता है। ये इंजीनियरिंग आप कोई भी करेंगे, ये दो टाइप की होता है इंजीनियरिंग, समझ में है। एक होती है बीई और एक होता है बी टेक। बीई में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ओके, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आएंगे। बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, वो मैं आपको अभी हाईलाइट करके बता दूंगा व्हाट ऑल कोर्सेज आते हैं। बीटेक में स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड, जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, लाइक आईटी उसमें आएगा एकदम डेप्थ में, इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ आईटी, इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है। इवन इसमें देखो, बीई इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलग है और बीटेक अलग है, समझ में आया। बीटेक आप ये समझ लो कि फर्क है दोनों में, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इफ यू गो वेरी डीप इनटू इट, तो जब मैं लैंग्वेजेस की बात करता हूं, सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन, देयर आर मेनी मल्टीपल लैंग्वेज, तो उसको कैटेगराइज किया है। तो बीटेक का डिमांड बहुत है, समझ में है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नहीं है डिमांड, बट इसमें आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ाया जाएगा, समझ में आया। बट ये टेक्निकल जो चीज है एकदम सॉफ्टवेयर पार्ट में और डेप्थ पार्ट में रहेगा, उसको बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हर एक पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग का अपना अपना एडवांटेजेस है, समझ में आया। केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका बैकग्राउंड केमिकल से है, ओके, या जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर सकता है। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, जो भी हम बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स खड़ी बाद में होती है, पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाला ये कोर्स करता है, बी आर, दैट इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। और उस पे क्या इंजीनियरिंग पार्ट, इंजीनियरिंग मतलब क्या हो गया, मशीन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, जो कोर, एक होता है डिजाइन करना, जैसे मैंने बता दिया वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का काम है। एक होता है डिजाइन को एक स्ट्रक्चर देना, वो स्ट्रक्चर ये सिविल इंजीनियर करता है। देन वी हैव कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन वी हैव आईटी इंजीनियरिंग आल्सो, ठीक है। सो बहुत सारी आपको इंजीनियरिंग मिलेगी। इसके लिए मैंने बता दिया क्राइटेरिया क्या, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। देन वी हैव मेडिकल, मेडिकल फील्ड का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको फेमसली नीट बोला जाता है। नीट का फुल फॉर्म भी यूजुअली कितनों को पता नहीं रहता है। नीट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ओके। इसके साथ साथ एआईपीएमटी होता है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इवन स्टेट वाइज एमएचटी सीईटी भी होता है, महाराष्ट्र का मेडिकल का सीईटी। मेडिकल में दो चीज है, याद रखो, ठीक है। एक है डॉक्टरेट कोर्स, एक है नॉन डॉक्टरेट कोर्स।
डॉक्टरेट कोर्स में क्या आएगा, MBBS डॉक्टरेट कोर्स में आएगा बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, बैचलर्स है वो। बेसिकली ये एलोपैथी से रिलेटेड है। आपने डॉक्टर्स देखा रहेगा जो एलोपैथी की मेडिसिन MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो एलोपैथी पढ़ते हैं। ओके, देन वी हैव BUMS बैचलर्स ऑफ यूनानी एंड मेडिकल सर्जरी। देन वी हैव BAMS आयुर्वेदिक, BA मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक। देन वी हैव BDS बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। तो ये डॉक्टरेट कोर्स माने जाते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे 1 2 3 4 फेमस डॉक्टरेट कोर्स है। BHMS भी होता है, होम्योपैथिक। 6th है बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंस, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, ये वो है। इसके बाद मास्टर प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसके फर्दर आप देखेंगे ना तो MD और MS आता है। MD मतलब मास्टर इन डॉक्टरेट एंड MS मतलब मास्टर इन सर्जरी। तो वो आप कौन से फील्ड से जा सकते हैं, आप MBBS करके MD कर सकते हैं या MS कर सकते हैं, BUMS करके भी, BAMS करके भी, BDS करके भी, ठीक है। इन चारों फील्ड से आप वो कर सकते हैं, मास्टर्स कोर्स कर सकते हैं। फिर वो मास्टर कोर्स के बाद जैसे मैंने बताया आपको टैग मिलेगा, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजिस्ट, ओके, देन गायनाकोलॉजिस्ट। ये सब जो टैग वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर के अंदर ये टैग भी लगता है। जनरल डॉक्टर्स जो होते हैं उनके सिर्फ डॉक्टर लिखा रहता है, ऐसा कोई सच टैग नहीं होता। वो सिर्फ ये डिग्री कोर्सेज करके वो यू कैन अचीव दैट टैग। नॉन डॉक्टरेट कोर्स में होते हैं BSc नर्सिंग, सेकेंड होता है फार्मा, B फार्मा, देन होता है फिजियोथेरेपी, देन वी हैव पैरामेडिकल कोर्सेज। ओके, तो इतने सारे कोर्सेज हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये जो भी कोर्सेज हैं ओवरऑल, ये अचीव करने के लिए नीट का होना कंपलसरी है। नीट एग्जाम के बगैर आप ये कोर्स में नहीं जा सकते। आपने CET दिया तो नहीं चलेगा, नीट देना कंपलसरी है। नीट में क्वालिफाइंग स्कोर होता है, ठीक है। दैट गवर्नमेंट का अलग क्वालिफाइंग स्कोर होता है गवर्नमेंट सीट अचीव करने के लिए। ओके, आपको पता होगा लाइक 650 अराउंड अगर आपका अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 720 मार्क्स का नीट का पेपर होता है। उसका बाइफर्केशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो नीट का एग्जाम है डॉक्टरेट कोर्स के लिए कंपलसरी है। विदाउट दिस नीट एग्जाम डॉक्टरेट कोर्स में यू कैन नॉट एनरोल। बाकी जो दूसरे कोर्सेज हैं, कहीं की जगह नीट अटेम्प्ट काफी है। फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी करना है या कुछ कुछ कॉलेज BSc नर्सिंग करना है या पैरामेडिकल कोर्सेज करना है, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या क्या रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, जो स्कैनिंग करते हैं ना, डॉपलर स्कैनिंग करते हैं, सोनोग्राफीज करते हैं। वो भी एक कोर्स करने वाले लोग होते हैं जो पूरा मशीन को दे शुड नो हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा डायलिसिस जो करते हैं, ठीक है। वो जितने भी कोर्सेज है वो सब पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर आएंगे, ठीक है। BSc नर्सिंग में आपको एक होता है डॉक्टर मेन होता है, उसके साथ जो भी लोग होते हैं ना आसपास, वो BSc नर्सिंग वाले होते हैं। कंपाउंडर ले लो या जो नर्सेज होते हैं, आजकल के लिए उनके लिए भी कोर्सेज है बिकॉज वो डिमांडिंग फील्ड होते जा रही है। तो ये सब कोर्स करने के लिए आप CET देंगे तो काफी है, नीट भी देंगे तो चलेगा। नीट के थ्रू आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नीट के थ्रू सिर्फ यहाँ पे, नीट इज नेशनल लेवल का एग्जाम। आप कौन से भी मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हो, बट डॉक्टरेट फील्ड के लिए सिर्फ नीट चाहिए। बाकी दूसरी फील्ड के लिए आप स्टेट वाइज जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी दे सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस इंजीनियरिंग पार्ट एंड मेडिकल पार्ट। फिर डिग्री कोर्सेज आते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज। इसमें रहेगा BSc कंप्यूटर साइंस, BSc in IT information technology, BSc in data science, फिर
बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज है, बिकॉज इनके थ्रू भी आपको एक पाथ मिल जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट ने एज सच कोई इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं लागू किया है, बट प्रीवियस ईयर देयर वाज अ डिस्कशन कि अभी ये कोर्सेज क्योंकि इतने डिमांड में चल रहे हैं, तो इन कोर्सेज के लिए भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम रखने वाली है। वो कभी भी लागू हो सकते हैं, क्यों? बिकॉज डिमांड में कोर्सेज, बट दीज आर अंडर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज, ठीक है। ये कोर्सेज जो है ये नॉर्मल 3 इयर्स के होते हैं। इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो। फिर इसमें एक बीसीए करके भी आता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए। तो मैं आपको एक चीज बताया था पहले कि कॉमर्स वाले बच्चे को अगर साइंस में आना है तो आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। ये जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज है ना, वो ये कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पास 12th में कॉमर्स में मैथ्स और आईटी होना चाहिए। तो वो बच्चा बीएससी आईटी ऑप्ट कर सकता है, बीसीए में भी जा सकता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इनके अपने अपने मास्टर प्रोग्राम्स भी होते हैं। लाइक बीसीए जो है वो आगे जाके एमसीए हो जाता है। बीसीए 3 साल का, एमसीए आगे 2 साल का, तो 5 इयर्स में वो मास्टर की उसके पास डिग्री आ जाएगी, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम बोलते हैं। बीएससी सीएस का फिर एमएससी सीएस भी होता है, ठीक है। या फिर वो बच्चा एमसीए भी कर सकता है। तो ये इंटर रिलेटेड फील्ड भी है, आगे जाके आपस में स्विच कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह कर सकते हैं। बीएससी आईटी का आगे जाके एमएससी आईटी होता है। बीएससी डेटा साइंस का एमएससी डेटा साइंस भी है, और बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका ऐसा एज सच कोई मास्टर प्रोग्राम्स नहीं आया है। तो इतना सारा प्रोफेशनल कोर्सेज है डिग्री का। देन वी हैव आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है। वो एंट्रेंस एग्जाम एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। ये 12th के बाद क्राइटेरिया इज दैट यू नीड टू स्कोर 60% एंड अबव। एग्रीगेट स्कोर आपका 60% और उसके ऊपर रहेगा विद पीसीएम कॉम्बिनेशन। तो आप जा सकते हैं आर्मी, नेवी। बायो है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। देन वी हैव मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी के अलग से एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। मर्चेंट नेवी के अलग अलग पोस्ट भी होते हैं। द बेसिक कोड इज जीबी, जनरल पर्सन जिसको बोलते हैं। वो बच्चा 10th के बाद भी कर सकता है, या 12th के क्राइटेरिया में अगर फिट नहीं होगा, लेकिन उसने 12th का एग्जाम दे दिया है और उसको मर्चेंट नेवी करना है, तो उसको एकदम बेस से जाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसका भी क्राइटेरिया 60% आपको 12th में एग्रीगेट आना चाहिए, और इसका बाहर से कोर्स होता है, बिकॉज ये कैसे, ये प्रोफेशनल फील्ड तो है बट प्राइवेट चीज है ये, ओके, प्राइवेटाइज चीज है। तो इसका जो भी एग्जाम होता है वो इजी एग्जाम होता है। 60% आपको 12th में आना चाहिए। दूसरा, 60% नहीं है फिर भी आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, तो आपको जनरल पर्सन जो 10th के बाद कोर्स करते हैं ना, जनरल पर्सन का जीपी जो 10th के बाद जाते हैं वो कोर्स करने के लिए, तो वो जीपी कर पाएगा अगर 60% से कम है। तो 60% है तो उसके ऊपर का कोर्स वो कर सकता है, जिसको कैडेट बोलते हैं। तो जो आप देखें ना, कैप्टन्स बनते हैं, शिप के कैप्टन्स रहते हैं, वो ये कोर्स करके धीरे धीरे पोजीशन अपनी एम्बार्क करके वो कैप्टन का टैग लेते हैं, एंड दे स्पेंड लाइक 8 to 10 years in the field and keep on giving the exams and they reach to that level of captain। बी आर्ट्स का मैंने बता दिया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है। जेडब्ल्यू के 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। तो इसमें पेपर 2 देना है। पेपर 2 कैसा होता है, जेडब्ल्यू का जो इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम है वो एक अलग लेवल का होता है, और आर्किटेक्चर का जो एग्जाम है वो डिफरेंट मोड का होता है, ठीक है। एकदम सेम नहीं चीजें रहती है, थोड़ा इजी रहता है बी आर का। तो इसमें आप जेडब्ल्यू, पेपर 2 और नाटा, ये तो एग्जाम देंगे। फिर आता है सीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो फ्लाई करते हैं, है ना। पायलट होता है, को पायलट होता है, फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, सेकंड ऑफिसर होते हैं। ये जो भी चीजें हैं, मतलब जो कॉकपिट में बैठते हैं ना लोग, वो आइदर फर्स्ट ऑफिसर है या सेकंड ऑफिसर है, या को पायलट है, या फिर कैप्टन है जिसको कमांड शिप मिलती है, जिसको कमांडर बोलते हैं। उसके अंडर ये सीपीएल सब उसके अंडर आएगी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ये जो एयरफोर्स है, ये जो फील्ड है, थोड़ा बता देता हूँ। ये 12th के बाद वो कोर्स करना पड़ता है। वो कोर्स थोड़ा महंगा कोर्स होता है। लाइक देखा जाए तो मिनिमम 80-90 लाख खर्च आता है उसमें। तो जिसके पास पैसा है वो आराम से कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स आप 12th के बाद डायरेक्टली फ्लाइंग कर सकते हैं, और फ्लाइंग के कुछ आर्ट्स करने पड़ते हैं। इंडिया में जैसे देखा जाए तो इंदौर में होता है,
नोएडा में होता है वो कोर्स, ओके, जिसमें ये पूरा प्रैक्टिकल चीज है, उसमें पढ़ाई भी है, थियरी भी है और प्रैक्टिकल ज्यादा है। आपको कैसे प्लेन कैसे उड़ाना है, कैसे चलाना है, लैंड कैसे करना है, टेक ऑफ कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो सिखाया जाता है। सिमुलेटर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फील्ड, लाइट प्रोफेशन में आते हैं पायलट्स, ठीक है। इसका भी क्राइटेरिया है, आपको 12 में 60% लाना पड़ेगा एग्रीगेट। फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होता है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी है, तो भी आप एक कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन अलग से आपको बाद में आगे जाके मैथ्स का एग्जाम देना पड़ेगा। एज आई सेड मैथ्स इज कंपलसरी, बट इफ यू डोंट हैव इन 11 12 देन यू हैव टू गिव एग्जाम फ्रॉम आउटसाइड। इसमें कॉमर्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। मैथमेटिक्स एज आई सेड इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे ने कॉमर्स में मैथ्स लिया, आईटी लिया है, वो बाद में फिजिक्स का अगर एग्जाम देगा तो वो जा सकता है। बाहर से अलग से फिजिक्स का एग्जाम दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। बच्चे हैं कुछ कुछ जो ग्रेजुएशन कॉमर्स में करते हैं एंड ऑफ लेटली दे रियलाइज कि मुझे सीपीएल में जाना है, तो फिर वो एग्जाम देके जा सकते हैं बाहर से। प्लस जो एयरफोर्स में जा रहा है, एयरफोर्स ये क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, सीपीएल टोटल प्राइवेटाइज सेक्टर है, तो एयरफोर्स के थ्रू भी आप सीपीएल कर सकते हो। इसमें क्या खर्चा नहीं होगा। जिस बच्चे को पायलट बनना ही है बट उसके पास उतना फाइनेंस नहीं है, तो एयरफोर्स में जाए और एयरफोर्स में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके ही और शी कैन स्विच टू सीपीएल पार्ट, कमर्शियल पायलट लाइसेंस में जा सकता है। तो ये सब था आपके सामने, बहुत सारी फील्ड्स थोड़े इलैबोरेटिव मैनर में। एज आई टोल्ड, अभी भी इसमें आपको बैठना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा एंड देन चॉक आउट करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये अभी भी साइंस का सिर्फ प्रोफेशनल पार्ट कंप्लीट किया हूं, जनरल पार्ट अभी भी बाकी है। इसलिए साइंस को डाइवर्सिफाइड बोला गया है। इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड, मतलब इतने ज्यादा फील्ड है साइंस के अंदर कि कॉमर्स और आर्ट्स मिला के भी उतने फील्ड्स नहीं हो पाएंगे। कॉमर्स और आर्ट्स में भी है अपनी अपनी जगह पे, बट साइंस के थ्रू आप कॉमर्स के सब फील्ड में जाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉमर्स के फील्ड साइंस में आ ही जा रहे हैं। दैट इज व्हाई साइंस इज वेरी डाइवर्सिफाइड फील्ड। तो आपने देखा भी रहा कुछ जो लोग हैं जिनको आगे जाके एमबीए परस्यू करना है, ये मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो देखा है तो एक कॉमर्स की फील्ड है, लेकिन कुछ बच्चे जो है साइंस लेते हैं 11 12 में, ताकि वो साइंस का जो कॉन्क्रीट स्टडी का पैटर्न है ना, वो उससे अपने आप को यूज टू कर ले, ताकि आगे जाके वो एमबीए के जो प्रोग्राम्स है, बिजनेस के जो चीजें हैं, उसमें आप बहुत सारी जगह मैथमेटिक्स काम आता है, ठीक है, बहुत सारी जगह, हर जगह काम आता है मोस्टली, तो इसका यूज वो लोग वहां पे करते हैं। जनरल स्टडी में क्या क्या आएंगे, बीएससी आएगा, ऐसे किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें बायोलॉजी नहीं रहेगा, बायोलॉजी के अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है, माइक्रोबायोलॉजी अलग है। माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब ओवरऑल फील्ड है जनरल में, ठीक है। इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो बीएससी के बाद, ये भी 3 साल के है। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है। आपका 12th में आ गया स्कोर ये सभी, ठीक है। यूजुअली कुछ बच्चे जो है जिनको पता है उनको रिसर्च फील्ड में जाना है, वो ये फील्ड में से एक सब्जेक्ट उठाए, उसमें बैचलर्स डिग्री हासिल करे, मास्टर डिग्री हासिल करे, उसमें पीएचडी करे, या फिर रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। इसमें जो एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, वही रहता है डिग्री में। कुछ कुछ जगह पे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को केमिस्ट्री और बॉटनी में करना है तो मिलता है, लेकिन वो रेयर होता है केस, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सेकंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स चॉक आउट हो जाएंगे, थर्ड ईयर में आपने जो स्पेशलाइजेशन जिसमें सिलेक्ट किया, जैसे किसको बीएससी इन फिजिक्स करना है, उसको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स नहीं मिलेगा, फिजिक्स के साथ और भी एडेड सब्जेक्ट मिलेंगे। सेकंड ईयर में थोड़े सब्जेक्ट कम हो जाएंगे, फिजिक्स भी रहेगा, और थर्ड ईयर में सिर्फ फिजिक्स बचेगा, फिर उसमें वो मास्टर्स करेगा, ठीक है। तो मास्टर इन फिजिक्स, एमएससी इन फिजिक्स होते हैं, एमएससी इन केमिस्ट्री वाले लोग होते हैं। देखा रहेगा यूजुअली जो एजुकेशन फील्ड में जाते हैं, टीचर, लेक्चरर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वो ये जनरल कोर्स ऑप्ट करते हैं यूजुअली। टीचर तो ऐसी चीज है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है टीचर, बिकॉज पर्सनली आई एम आल्सो अ टीचर, कि आप कौन सा भी चीज करके वो चीज का प्रोफेशनल टीचर आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को फिजिक्स पढ़ाना है आगे जाके, जैसे मैं, आई एम टीचिंग फिजिक्स,
So it is mandatory for me to do bachelor's in physics और master in physics। आज तो masters की वैल्यू हो गई MSc in physics, प्लस आपको एक एजुकेशन का टीचर का एक कोर्स होता है, BEd जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो करना पड़ेगा। वो कंपलसरी है टू टीच इन सम रिनाउंड इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल्स वगैरह जब पढ़ाना है तो आपको BEd की डिग्री जरूरी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी आते हैं। ये जनरल स्टडी ऐसी है कि कोई जॉब भी करना चाहता है, ठीक है, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में काम करना चाहता है, उसमें ऐसा कोई रिक्वायर नहीं है BEd डिग्री, लेकिन जब वो बड़े इंस्टीट्यूट में स्विच करेगा तब जाके उसको डिग्री की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में ये चीज जो BSc विद BEd करेगा, तो आप जैसे BSc कंप्लीट करो रेगुलर कोर्स में 3 साल और उसके बाद BEd करो, BEd 2 साल का होता है, ठीक है, तो उसको 5 साल लगेंगे। तो जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो ना, तो आप दोनों क्लब करके कर सकते हो। समझ में आया? उसमें कैसे आपका सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम हो जाएगा वो, ठीक है, आपको टाइम डिवोशन ज्यादा करना पड़ेगा, दोनों कोर्स आपके साथ में रहेंगे। ओके, उसको इंटीग्रेटेड कोर्स बोला जाता है। सो दीज आर ऑल द फील्ड्स इन जनरल पार्ट। ये सिर्फ साइंस की पर्टिकुलर फील्ड थी। जैसे मैंने बताया, साइंस से बच्चा कॉमर्स में जा सकता है। जब मैं कॉमर्स के फील्ड बताऊंगा तो उसमें कोई बच्चा जो साइंस कर रहा है ऑलरेडी, उसको कॉमर्स फील्ड में स्विच करना है, तो व्हाट इज द वे, हाउ इज द वे, वेयर टू गो, वेयर टू डू, वो सब मैं आपको इफ एंड बट देन आल्सो सब बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, तो जिसने वीडियो देखा है वो कोशिश करे इसको शेयर करे अपने फ्रेंड सर्कल में और उनको भी एनकरेज करे, ताकि ये सबको नॉलेज हो जाए और सब अपने अपनी फील्ड में जाएं, जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। And don't forget to like this video, to subscribe this channel. Okay, so we'll meet in our next video. Till then, take care. Goodbye.